गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज अपन अपने 12th क्लास के अंदर 12th बोर्ड के अंदर जो हमारा फिजिक्स का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम 12th बोर्ड के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमारे 2017-22 के अंदर विषय हमारे भौतिक विज्ञान के अंदर क्या क्या टॉपिक आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले हमारे जो फिजिक्स का जो बोर्ड का पेपर होगा उसके अंदर जो सैद्धांतिक जो विषय है हमारा, उसके अंदर 3 घंटे और 15 मिनट का आपका पेपर होगा, जिसमें टोटल जो अंक भार होगा वो 56 नंबर का होगा और जो 14 अंक है वो आपके विद्यालय से, जो विद्यालय की जो आपकी गुणवत्ता, आपकी योग्यता जो रहेगी और जो आपके जो टेस्ट में जो आप नंबर लेके आएंगे उसके आधार पर 14 नंबर मिलेंगे और जो 56 नंबर है जो आपके बोर्ड से आएंगे, उन दोनों को मिलाकर टोटल जो पूर्णांक होते हैं वो 70 नंबर का रहेगा। उसके बाद दूसरा जो आपका जो पेपर रहेगा वो प्रैक्टिकल का रहेगा। प्रैक्टिकल का जो पेपर है उसकी जो समय अवधि है वो 4 घंटे की रहेगी, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल का जो आपका पेपर होगा जिसका अंक भार जो है वो 30 नंबर का होगा। इसमें जो भी आपके नंबर हैं वो बोर्ड से ही डिसाइड होंगे, इसमें विद्यालय का कोई किसी प्रकार का रोल नहीं रहेगा। विद्यालय सिर्फ आपको इन परीक्षाओं में 30 अंक के लिए पूर्णतः तैयार करेगा। इस प्रकार 70 और 30 का टोटल 100 नंबर होता है। ये 100 नंबर आपको 100 में से 100 लाने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे और आप लोग अवश्य लेके आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अपने जो फिजिक्स के अंदर अगर बात की जाए तो टोटल जो अपने इकाई हैं वो कितनी है? टोटल 9 इकाई है। कितनी इकाई है? 9 इकाई। इन 9 इकाइयों के अंदर आपकी टोटल जो है वो जो चैप्टर हैं वो 14 हैं। कितने चैप्टर हैं? 14 चैप्टर हैं। तो जो पहली इकाई है आपकी फर्स्ट इकाई, उस फर्स्ट इकाई के अंदर आपके आवेश से संबंधित बातें पूछी जाएंगी। जो आवेश है उसकी स्थिर अवस्था के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। और दूसरी जो इकाई है वो विद्युत धारा है। विद्युत धारा है उसमें अपन आवेशों की गतिमान अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद चौथे और पांचवे जो ये जो दोनों मिलाकर जो एक इकाई है, इसमें आवेशों द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि आवेश किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है, चुंबकीय क्षेत्र से क्या क्या हो सकता है उसके बारे में। 6th और 7th चैप्टर जो है वो प्रेरण के बारे में है और इसके अंदर अपन विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र का जो निर्माण है वो किस प्रकार होता है, वो किस प्रकार संबंधित है, चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र कैसे बना सकते हैं, वो इसके अंदर होगा। और इस प्रकार देखिए, जो चैप्टर हैं उनके अंक भार आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड टोटल मिला के 7 नंबर का है, ठीक है। यानी फर्स्ट यूनिट जो है वो आपकी 7 नंबर की है और सेकेंड यूनिट जो है वो आपके 5 नंबर की है और जो थर्ड यूनिट जो है वो आपके दोनों मिलाकर 7 नंबर की है और जो नेक्स्ट जो आपकी चौथी यूनिट है वो 3 और 4 ये भी 7 नंबर की है। उसके बाद जो ये जो 8वां जो चैप्टर है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसका सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में 2 नंबर का या 1 नंबर का, एक नंबर के 2 आ जाते हैं। तो उसी आधार पर ये बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा दिन भी नहीं लगेंगे इसे पढ़ने में, बहुत मजा भी आएगा आपको। ये 2 अंक का रहेगा। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट और बड़ी इकाई है वो है ये वाली 6th। ये इकाई बहुत ज्यादा अंक भार रखती है। इसके अंदर किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र और तरंग प्रकाशिकी यानी प्रकाशिक घटनाओं का अध्ययन हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। ये हमारे फिजिक्स की सबसे अहम यूनिट रहेगी। इन यूनिटों का जो अंक भार है वो 7 और 5 आप काउंट करें तो 12 होते हैं। उसके बाद आगे बढ़िए, ये 7th जो यूनिट है वो अपने आप में एक सिंगल यूनिट है। इस यूनिट के अंदर अपन जो है वो प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में और जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में, इन घटनाओं का अध्ययन अपन इस चैप्टर में करेंगे। उसके बाद आपके जो 8वीं यूनिट आती है इसका अंक भार 4 नंबर का है बेटा। और जो 8वीं जो यूनिट है इसका जो अंक भार है वो 3 और 3 6 नंबर है। ये आपके थोड़ी रसायन विज्ञान से संबंधित जो विषय परमाणु और नाभिक है उसके बारे में, हमारे भौतिकी में क्या यूज है उसके अंदर पढ़ेंगे। और जो आपकी जो लास्ट यूनिट है 9th वो है अर्धचालक यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती हैं उनके अंदर हम पढ़ेंगे। अब आप बात करेंगे सबसे पहले कि जो ये हमारी इकाइयां हैं उनके अंदर हमारे क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो हमारे एग्जाम के अंदर आने वाले हैं और हमें किस किस तरह से इसको पढ़ना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपके सामने बोर्ड पे प्रदर्शित है चैप्टर फर्स्ट।
चैप्टर फर्स्ट के अंदर मैं आपको मोटा मोटा बता दूं क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे, आवेश से संबंधित जो उसके मूल गुण है उसके बारे में पढ़ेंगे। कूलाम का नियम है, आवेशों के बीच में जो बल है जिसके लिए कूलाम ने अपना एक नियम दिया था, और विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र का निर्माण आवेशों द्वारा किस प्रकार से होता है, आवेशों का वितरण है, गाउस का नियम है, ये सभी टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। कुल मिला के आवेश की जो स्थिर अवस्था है उसके बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे। ये था हमारा पहला चैप्टर। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका, उसका नाम है स्थिर विद्युत विभव व धारिता। इस चैप्टर के अंदर अपन ये पढ़ेंगे कि जो आवेश जो होता है वो विभव का निर्माण कैसे करता है, आवेश से विभव किस प्रकार से बनता है, उसके बाद विभव से धारिता, धारिता के बाद आप जो उसके आवेशों को संग्रहण करने की युक्तियों के बारे में, इन सभी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे देखिए विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव, आवेशों के निकाय के कारण विभव, ये सभी विभव के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा देखिए, एक नया टॉपिक है समविभव पृष्ठ और आवेशों की स्थिति जुड़ जाए। ये जो समविभव पृष्ठ है इसका बोर्ड में कई बार प्रश्न आ रखा है, तो इसको बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाया जाएगा। और ये जो संधारित्र जो युक्ति लिख रखी है, ये धारिता, धारिता का मतलब आवेशों को संग्रहण करने वाली ये जो युक्ति है इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और ये वान डे ग्राफ जनरेटर, ये भी एक बहुत ही बढ़िया जनरेटर है जिसकी सहायता से अपन विभवांतर को जो है वो बहुत ही अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये था हमारा अध्याय सेकंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं अपन चैप्टर थर्ड की ओर, विद्युत धारा। ये तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन जो 10th क्लास में पढ़ा था उस लेवल से थोड़ा अलग लेवल का पढ़ेंगे। अब जो है हमारा लेवल बढ़ गया है, हम 10वीं से 12वीं में आए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो विद्युत धारा है उसके अंदर अच्छी अच्छी चीजों के बारे में हम जानेंगे। जैसे विद्युत धारा है, ओम का नियम है, ठीक है, सेल है, सेलों का कॉम्बिनेशन है, जैसे प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा था वो भी अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। कार्बन प्रतिरोध है, ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। प्रतिरोधकता का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, चालक जो होते हैं उनका प्रतिरोध पर क्या, चालकों के लिए प्रतिरोध का प्रभाव, कुचालकों के लिए, अर्धचालकों के लिए, इन सभी के लिए जो ताप का जो प्रभाव है प्रतिरोधों पर, उसका भी अध्ययन इस चैप्टर में किया जाएगा। उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु जो कि एक प्रकार का परिपथ है जिससे हम ये भी पता लगाएंगे कि अगर हमारे पास तार है तो उसका प्रतिरोध हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, हमें पता नहीं है तो वो भी इसके बारे में पढ़ेंगे। पोटेंशियोमीटर, विभवमापी, ये भी एक युक्ति है जिससे विभवांतर का माप अपन शुद्धता से मापेंगे। वैसे तो हम वोल्टमीटर से मापते ही हैं, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को ये बताएंगे कितनी परिशुद्धता से इसका मापन करते हैं। अब जो चौथा चैप्टर आता है, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर अपन विशेष प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में किसने बताया, ठीक है, कोई चालक है उसके अंदर धारा बह रही है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है, ठीक है। बायो सावर्ट जो एक साइंटिस्ट था उसने किसी धारावाही चालक के चारों ओर बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया। एक एम्पियर साइंटिस्ट था उसने भी बताया। तो धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है चालक के चारों, उनके संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन इस चैप्टर के अंदर अपन करेंगे। देखो आप जैसे लिखा हुआ चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र की गति, संयुक्त विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में गति, आवेश की जो चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र के अंदर जो गति होती है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। देखो कितना अच्छे अच्छे टॉपिक है, विद्युत धारा और अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये सभी चीजें इसके अंदर आएगी आपकी। जैसे और ये भी देखिए एक बहुत अच्छा टॉपिक जिसके बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है, दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल के लिए एम्पियर का बल और एक एम्पियर की परिभाषा है, ये एम्पियर लिखा है इसने शॉर्ट में। विद्युत धारा व पास के कारण बल आघूर्ण, एक आयताकार लूप को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से घुमाएंगे तो हम ये देखेंगे कि उस पर एक जो बल आघूर्ण लगेगा टॉ बराबर mb sin थीटा, वो भी पढ़ेंगे अपन। उसके बाद चल कुंडली धारा मापी, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, यानी कि धारा को मापन करने वाली जो युक्ति है गैल्वेनोमीटर, उसके बारे में भी इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये चौथा चैप्टर, आपको फिजिक्स, वास्तविक फिजिक्स का जो है वो मार्गदर्शन करेगा ये चैप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इस चैप्टर के अंदर आप बेसिकली जो चुंबक होती है उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो चुंबक है वो क्या होती है, और दूसरी बात ये पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई पदार्थ है तो उसको कैसे हम चुंबक बना सकते हैं, उसका चुंबकीय क्षेत्र में क्या व्यवहार है,
ठीक है, उसके अंदर एक शैथिल्य वक्र है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें इस चैप्टर में आएगी। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी जानेंगे, भू चुंबकत्व के बारे में, और इसके अंदर भी गाउस का एक नियम है, जैसे फर्स्ट चैप्टर में था, इसमें भी है, वो भी हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छा लगेगा इस चैप्टर में भी आपको पढ़ने में। थोड़ा छोटा चैप्टर रहेगा चौथे चैप्टर के कंपेयर में, लेकिन अच्छा चैप्टर है बहुत ही। उसके बाद चलते हैं आगे। ये आया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये चैप्टर आपको बताएगा कि अगर मैं किसी विद्युत क्षेत्र से अगर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर सकता हूं, तो क्या मैं चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र का निर्माण नहीं कर सकता? तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके बारे में आप फैराडे साइंटिस्ट, लेंज साइंटिस्ट, इनके बारे में पढ़ेंगे, उनके नियमों के बारे में पढ़ेंगे, हेनरी के बारे में पढ़ेंगे, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी चीज है। विद्युत फ्लक्स तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई, लेकिन इसमें आप जो है चुंबकीय फ्लक्स के बारे में भी जानेंगे। विद्युत वाहक बल ये क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा दृष्टि एक परिणात्मक अध्ययन, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि हम ऊर्जा को किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं। उसके बाद प्रेरकत्व, ये एक नई चीज आई है। ये क्या होती है? ये इस तरह से एक तांबे का तार होता है, उसको कुंडली नुमा जो बना दिया जाता है, तो उसको हम प्रेरकत्व की कैटेगरी में लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन 12th क्लास में आप इसका गणितीय रूप भी देखेंगे कि किस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा को हम प्राप्त करते हैं, उसका किस प्रकार से ग्राफ बनता है, वो सभी इसी के अंदर आएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक है आपका प्रत्यावर्ती धारा। धारा के दो प्रकार हैं, एक है निष्ठ धारा और एक है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा जो समय के साथ बदलती है, तो प्रत्यावर्ती धारा का क्या यूज है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान क्या होता है। अगर एक प्रतिरोध जो है वो प्रत्यावर्ती स्रोत से अगर जुड़ा है तो क्या होगा, यदि एक प्रेरकत्व प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा है तो क्या होगा, एक प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोध तीनों जुड़े हैं तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर क्या होता है उसके बारे में, ठीक है, चौक कुंडली क्या होती है उसके बारे में, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। LCR इसका मतलब क्या है कि प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरकत्व। देखो प्रतिरोधक के लिए AC वोल्टता, AC का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। AC धारा एवं वोल्टता का घूर्णी सदिश द्वारा, इसका मतलब है फेजर आरेख। ये कुछ नहीं है, थोड़ा दिखने में थोड़ा सा आपको ऐसा जो है शुद्ध हिंदी लग रही है, बाकी जो चीजें मैं बोल रहा हूं वही चीजें इस चैप्टर में आएंगी आपके। ये है ग्राफ जो R के लिए, L के लिए, C के लिए, इनके अंदर आएंगे। उसके बाद LCR परिपथ में प्रयुक्त AC वोल्टता, AC परिपथों में शक्ति गुणांक, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, यानी कि शक्ति गुणांक cos फाई जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। LC दोलन, प्रेरकत्व और संधारित्र को साथ में जोड़ दिया जाए तो उनकी ऊर्जा का परस्पर जो स्थानांतरण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, मजा आता है इसको पढ़ने में भी। चलिए उसके बाद था ट्रांसफार्मर, जो AC वोल्टता को उच्च मान से निम्न मान में बदलता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं अपन, ये मैंने जैसा आपको बताया था छोटा सा चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो चैप्टर है उसमें अपन एक नई चीज पढ़ेंगे, विस्थापन धारा। अब आप जानेंगे कि विस्थापन धारा क्या होती है, संधारित्र के अंदर होता है, ये आपको समझाएंगे अच्छे से। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो रेडियो, गामा, एक्स वगैरह जो भी तरंगे हैं, अवरक्त तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, उन सब के बारे में जानेंगे। यह है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के अंदर अपन ये जानेंगे कि जो तरंगे हम ले रहे हैं उनकी आवृत्ति, उनका तरंग दैर्ध्य, उनका यूज, वो सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे। अब आता है अपना ये सबसे बढ़िया शानदार चैप्टर जिसका नाम है गोलीय दर्पण, जिसमें हम प्रकाशिक घटनाओं का अध्ययन करेंगे। प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश क्या कर सकता है, प्रकाश की क्या क्या घटनाएं होती हैं, अपवर्तन, परावर्तन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रिज्म जैसी युक्ति द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाशिक यंत्रों के अंदर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ठीक है, परावर्तक दूरदर्शी, इन प्रकाशिक उपकरणों के बारे में भी हम अच्छे से इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। उनकी आवर्धन क्षमताओं का अध्ययन करेंगे। ये सब इस चैप्टर के अंदर आपका आएगा। बहुत ही मजा आएगा आपको जब इसके जो रे डायग्राम, किरण चित्र जब आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। गोलीय दर्पण यानी कि जो हमारे अवतल और उत्तल दर्पण हैं उनके बारे में, ठीक है। चलिए तरंग प्रकाशिकी, देखिए ये जो चैप्टर था 9, इसमें अपन प्रकाशिक घटनाओं का अध्ययन करेंगे, लेकिन प्रकाश को किरण स्वरूप मान के पढ़ेंगे। क्या मान के पढ़ेंगे? किरण। और जो ये वाला चैप्टर है इसके अंदर अपन प्रकाशिक घटनाओं का अध्ययन तो करेंगे, लेकिन प्रकाश को जो है वो तरंग स्वरूप मान के पढ़ेंगे, इसलिए इसका नाम है तरंग प्रकाशिकी। इसमें अलग अलग साइंटिस्टों ने जो अपने विचारधाराएं रखी, जैसे हाइगेंस का सिद्धांत था तरंगाग्र सिद्धांत,
उस तरंगाग्र सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जो व्यतिकरण है उसके बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, कला संबंध अकला संबंध स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, विवर्तन और ध्रुवण जैसी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। विवर्तन ध्रुवण क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि आज यहां से लाइट जो मैंने लगाई वो पास वाले कमरे में नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मेरे द्वारा बोली गई ध्वनि वहां पहुंच पा रही है। तो आप सोचेंगे कि प्रकाश का वेग तो तेज होता है, ध्वनि का वेग तो कम होता है, फिर भी प्रकाश जा रहा है, ध्वनि नहीं जा रही है। तो ये इस घटना के अंदर पढ़ेंगे, बहुत ही मजा आएगा आपको जब ये पढ़ेंगे तो। ठीक है, पड़ोसी के घर में टीवी चल रही है और उस टीवी के जो दृश्य है, उस टीवी में जो नाटक चल रहा है, उस नाटक के दृश्य हमारे घर तक नहीं आ रहे हैं, लेकिन आवाज आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, विवर्तन। बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में, अभी मजा आ रहा होगा, लेकिन अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी मजे नहीं लेने, अभी सिलेबस पे ध्यान देना है। किरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। किसके अंदर पढ़ेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव में, प्रभाव के बारे में। यानी कि जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर गिरता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, वो इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन होता है उसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ध्यान रखना, प्रकाश द्वारा, देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रायोगिक अध्ययन, ठीक है। आइंस्टीन जो साइंटिस्ट था उसने प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित अपनी जो एक समीकरण दी, अपनी एक कथन दिया, उसके आधार पर निष्कर्ष भी दिया, उसके बारे में भी इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। चलिए, प्रकाश की कण प्रकृति, तरंग प्रकृति। प्रकाश दो प्रकार की प्रकृति रखता है, कण और तरंग। फोटोन, फोटोन क्या होते हैं, आज तक आपने सुना होगा, आवेश के छोटे छोटे पैकेट है, कम से कम 10-15 पॉइंट इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे, जब मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। और ये देखिए डेविसियन और जर्मर का प्रयोग, इस प्रयोग में अपन ये बता देंगे कि अगर कोई कण गति करेगा, डे ब्रोगली एक साइंटिस्ट था जिसने कहा था कि कण जब गति करता है तो उसके साथ तरंग संबंधित रहती है। तो ये जो डेविसियन जर्मर है, इसने ये सिद्ध कर दिया कि जो डे ब्रोगली कह रहा है वो सही है, कि भाई प्रकाश के साथ या किसी चलते हुए कण के साथ हमेशा एक तरंग संबंधित रहती है। बहुत बढ़िया, चैप्टर बहुत ही शानदार है। अब आ रहा है बेचारा परमाणु। देखिए, चैप्टर का नाम ही छोटा है तो चैप्टर का रूप भी छोटा है, तो ज्यादा विस्तृत भी नहीं है, लेकिन चैप्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। इसमें अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग जो रदरफोर्ड ने किया था, किसने किया था, रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में लोगों को यह समझाया कि जो परमाणु है उसमें नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक। तो नाभिक की खोज का श्रेय इस महान साइंटिस्ट रदरफोर्ड को दिया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन, अब बात आता है, एक बोर साइंटिस्ट था, बोर ने जो है हाइड्रोजन के बारे में ही सब बातों को बताया कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, उसके लिए जो अलग अलग श्रेणियां हैं, लाइमन, बामर, पास्टन, इन सब के बारे में। उसके अलावा उसके क्या क्या दोष रहे वो भी बताएंगे, कि उसने क्या चीज नहीं बताई, क्या चीज गलत बताई, ठीक है, वो सब। क्योंकि देखो, हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई दोष होता है, पूर्ण रूप से शुद्ध कौन होता है। तो अगर कोई व्यक्ति प्रयास करेगा तो अगर कहीं ना कहीं वो 90% सफल होगा तो 10% अगर विफल होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सफल आदमी की विफलताओं के बारे में भी पढ़ा जाता है, ठीक है। आज अमिताभ बच्चन है कि साहब, या फिर धीरू भाई अंबानी है साहब, वो पेट्रोल पंप पे तेल भराते थे। आज मान लीजिए कोई अजीत राम जी, कोई या कोई मगा राम जी, कोई डगला राम जी, कोई पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, तो उनको कोई जानता है क्या, नहीं जानता है। क्यों, हम धीरू भाई अंबानी के बारे में क्यों पढ़ते, क्योंकि उन्होंने प्रसिद्धि सफलताएं हासिल की। तो जो सफलताएं हासिल करते हैं उनके बारे में सब कुछ पढ़ा जाता है। नाभिक, देखिए ये परमाणु के केंद्र होता है, परमाणु का क्या होता है, केंद्र होता है। उस केंद्र के बारे में अपन पढ़ेंगे कि परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर क्या क्या होते हैं, नाभिक के अंदर नाभिक का क्षय किस प्रकार से होता है, ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा जैसे कण क्या होते हैं, उन सब के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिविटी, ये क्या घटना होती है, रात को आप देखते हो बिना लाइटों के कई चीज चमकती रहती है, तो जो चमकती रहती है वो चमकने वाली जो चीजें होती हैं उनके बारे में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, वो रेडियो एक्टिविटी की घटना है। उसके बाद नाभिक की ऊर्जा, नाभिक की ऊर्जा के बारे में भी आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। नाभिक से आपको किस प्रकार से ऊर्जा मिल सकती है, जिससे आप देखते हो कि परमाणु जो भट्टी है, जिससे आज विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो अपार मात्रा में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आया चैप्टर बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत और नया एकदम आपके लिए, देखने के लिए, आपने कभी नहीं देखा होगा। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। इलेक्ट्रॉनिकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिकी यानी कि अंडर 5 वोल्टेज, जो चीजें 5 वोल्ट के अंदर अंदर काम करती हैं वो इलेक्ट्रॉनिकी में आती है। और कुछ ऐसी डिवाइसें हैं, कुछ ऐसी युक्तियां हैं, वो युक्तियां जो है वो क्या करती हैं, जिसका यूज इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में किया, जैसे डायोड और संधारित्र और एलईडी,
ठीक है, ट्रांजिस्टर, इन सभी चीजों के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे। चालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं, उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अर्धचालक जो चालक का भी गुण रखते हैं, जिनमें कुचालक का भी गुण होता है, इनका यूज हमारे विद्युत परिपथों में कैसे होता है। पीएन संधि डायोड, ये डायोड क्या होता है, ये आपके प्रैक्टिकल के अंदर भी है, पीएन संधि डायोड। तो अपन पहले इसको थ्योरी में पढ़ेंगे, फिर उसको प्रैक्टिकल में अच्छे से समझेंगे, तो हमारे दिमाग की जो नसें हैं, वो पिक्चर्स है, वो एकदम खुल जाएगी। चलिए, संधि डायोड व दिष्टकारी के रूप में अनुप्रयोग। अब डायोड जो है उससे हम दिष्ट धारा प्राप्त कर सकते हैं, दिष्ट वोल्टता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। पीएन संधि डायोड अंक इलेक्ट्रॉनिक एवं तर्क द्वार, जिसे लॉजिक गेट कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉजिक गेट। अब लॉजिक गेट के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। लॉजिक गेट क्या होते हैं, आजकल आप देखते हो जो डिजिटल क्लॉक्स चलती हैं, जो डिजिटल घड़ियां चलती हैं, या फिर जो डिजिटल आप चलते हैं, अपन हाईवे पे चलते हैं तो, या फिर वहां पे ट्रैफिक के अंदर जो सिग्नल चलते हैं, वहां पे सब देखते हैं, कभी 1 बन जाता है, कभी 2 बन जाते हैं, कभी 3 बन जाते हैं। तो ये सभी जो डिजिटल चीजें होती हैं वो तर्क द्वार पर आधारित होती हैं। किस पर आधारित होती हैं, तर्क द्वार पर। इसके अंदर भी अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इस प्रकार से ये हमारा पूरा सिलेबस आप सामने अच्छे से प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को कमर कस लेनी है कि किस प्रकार से हमें वहां से 70 नंबर और 30 नंबर हमें वहां से प्राप्त करने हैं, ठीक है। तो 70 और 30, 70 में से 56 वहां से और 30 यहां से, 30 वहां से, 56 और 30 वहां से और 14 स्कूल से प्राप्त करने। टोटल हमें 100 से 100 अंक की तैयारी करनी है। तो इसी जोश और उत्साह के साथ हम अपना जो चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जाएंगे। जल्दी आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा। सभी बच्चे तैयार रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।